أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيम इसमें यसिर वला तुअस्सिर व तमम बिल खैर। इमल्सिफाइंग एजेंट आज स्टार्ट करते हैं। इमल्जेंट इसके बारे में काफ़ी हद तक हम आइडियाज़ पढ़ चुके हैं कि इमल्सिफाइंग एजेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्या है। आज हम आपको इसकी कुछ मज़ीद डिटेल्स बताते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जिसके साथ नीचे लिखा हुआ है सरफेस एक्टिव एजेंट्स के नाम से भी ये मशहूर है, और सर्फेक्टेंट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है, इमल्जेंट के नाम से भी। इसमें तीन तरह के सर्फेक्टेंट्स होते हैं। एक बुक के हिसाब से, दूसरी बुक के हिसाब से हम आपको इसकी अलग फिर क्लासिफिकेशन दिखाएंगे, ठीक है। दोनों पढ़ाएंगे ताकि एमसीक्यूज में आपके लिए कोई इशू ना रहे। और जैसे ये पोर्शन खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको एमल्सिफाइंग एजेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो मैं आपको दूसरी बुक्स, अल्टर्न की बुक से भी आपको करा देता हूँ। अच्छा, एम्फीपैथ्स ये ऐसे सर्फेक्टेंट्स होते हैं जिनके अंदर पोलर पार्ट भी है और इसके अंदर नॉन पोलर पार्ट मौजूद होते हैं। पोलर पार्ट से आप ये कह सकते हैं कि ये पानी के अंदर सलूबल है, वाटर सलूबल है। और नॉन पोलर का मतलब ये है कि ये ऑयल के अंदर सलूबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्फीपैथ्स हैं ये वो एमल्सिफाइंग एजेंट्स है जो वाटर और ऑयल दोनों के अंदर सलूबल होते हैं, दोनों के अंदर सलूबल होते हैं। आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा चीजें या तो ऑयल में सलूबल होती हैं या फिर वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है। तो इसके अंदर दोनों खसूसियात है, एम्फीपैथ या एम्फीफिलिक। कभी आपको एम्फीफिलिक लफ्ज भी नजर आ सकता है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या है? सोप है, ये नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। सोप, लॉन्ग चेन अमीन्स, ये आपको दूसरा एग्जांपल है। एंड अल्कोहल्स यानी लॉन्ग चेन अल्कोहल और लॉन्ग चेन अमीन्स और सोप, ये एम्फीफैथ्स है। इस तरह से हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, जब मैं आपको कोलाइड पढ़ा रहा था तो उधर कोलाइड तो ऑलरेडी हो चुका है, हाइड्रोफिलिक, लिपोफिलिक, लिपोफिलिक एंड लिपोफोबिक। वो कोलाइड्स आप लोग पढ़ चुके हैं। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स मतलब ये है कि इसका पानी के साथ बड़ा अच्छा एफिनिटी है। इसमें कौन कौन से, ये जरा देखो। इकेशिया, इकेशिया एक सोडियम एल्जिनेट, जेलेटिन, मिथाइल सेलुलोज, ये तकरीबन नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो आपके सामने है। कोलाइड्स है, मतलब ये पानी के साथ आप डाल, पानी के साथ इसको मिक्स करोगे तो ये पानी को ऑब्जर्व करके ये फूल जाएंगे। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। एक बात तो याद रखिएगा कि मैंने आपको इमल्जन में तीन चीजें बता दी थी, एक इंटरनल फेस, एक एक्सटर्नल फेस, थर्ड आपका था इमल्सिफाइंग एजेंट। एक और चीज भी है जिसका नाम है ऑक्सिलरी एजेंट। वो इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ मदद करता है, हेल्प करता है कि इमल्शन स्टेबल रहे। तो वो कर किस तरह करते हैं? वो विस्कस बना देते हैं, वो गाढ़ापन तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर जो कुछ आप देख रहे हैं इनमें से कुछ ऐसे कि जो गाढ़ापन, महज गाढ़ापन पैदा करने के लिए है। अच्छा, उसके बाद थर्ड कैटेगरी क्या है? फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स। अब ये ना तो एम्फीपैथ है ना ये कोलाइड्स है, बट ये फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स है। बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं पाउडर के, यानी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये आपका फाइनली डिवाइडेड सॉलिड में ये भी हम लोग एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर लेते हैं। आपने नाम याद रखना है, ठीक है। ये इस बुक से है और दूसरी बुक से भी मैं आपको बता दूंगा। बल्कि एक और प्रॉपर क्लासिफिकेशन मजीद भी आ रहा है कुछ आगे। तीन बुक से हमने कहा था हम टच करेंगे, तो ये पहले बुक से है। अब दूसरी बुक से जो है ना वो आगे जाएगा, थर्ड बुक से जो है वो भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। इमल्सिफाइंग पावर ऑफ द सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स की इमल्सिफाइंग पावर को कैसे हम लोग मालूम करते हैं? देखो, अगर मैं आपके सामने एक इमल्सिफाइंग एजेंट लिख दूं, तो एक इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ये मैं सादा एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें सारे कार्बन 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 हाइड्रोजन वगैरह होंगे। तो वो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर नहीं, मैं आपका जस्ट एक आइडिया बता रहा हूँ कि एक सरफेस सरफेस एक्टिव एजेंट्स के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। लुक,
इसके अंदर थोड़ा बहुत पोलर पार्ट अगर है तो फिर इसके अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉन पोलर भी होगा। यानी जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं उनके अंदर पोलर नॉन पोलर पार्ट का अपना एक एक परसेंट फ्रैक्शन होता है। सपोज अगर मैं कहूँ कि इसमें ये 20% पोलर है और 80% नॉन पोलर है, तो ये एक ही मालिक्यूल है, एक ही मालिक्यूल है, या आप कह सकते एक इमल्सिफाइंग एजेंट है, उसके अंदर दोनों खुशियात मौजूद है। तो इनका बैलेंस हम लोगों ने कैसे लाया, कि इनमें से कौन सा ज्यादा डोमिनेट करेगा। आया अच्छा पोलर भी है नॉन पोलर भी है, तो कौन सा ज्यादा डोमिनेट करेगा। उसके लिए हम लोगों ने एक स्केल बनाया, हम लोगों ने एक स्केल बनाया। उस स्केल का नाम है हाइड्रोफाइल हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस। हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस एच बी। HLB वैल्यूज आती है। तो हर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस होता है उसका पोलर पार्ट डिवाइडेड बाय नॉन पोलर पार्ट से जो आंसर आएगा उसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। इससे अब आप पहचान सकते हैं कि ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स कितना पोलर है कितना नॉन पोलर, और आप लोग ये भी पहचान पाओगे कि ये आपको ऑयल इन वाटर देगा या वाटर इन ऑयल देगा। तो याद रखिएगा, जिस सरफेस एक्टिव एजेंट्स की HLB वैल्यूज, HLB में टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर लिख रहा हूँ, HLB वैल्यूज जितनी स्मॉल होंगी, जितनी स्मॉल होंगी 1, 1.22, 3, 3.24, 5, 6 यहाँ तक छोटे होंगे, स्मॉल HLB स्मॉल, ये आपको देगा वाटर इन ऑयल इमल्जन। ये आपको देगा वाटर इन ऑयल इमल्जन, जिसमें ऑयल आपका कॉन्टिन्यूस फेस होगा। लेकिन अगर आप HLB ज्यादा वेरी वाले HLB, मोर HLB का मतलब क्या है कि इसमें पोलर पार्ट ज्यादा है। तो HLB अगर आपका ग्रेटर है, इससे आपको मिलेगा इमल्जन कौन सा, ऑयल इन वाटर। इसका जो है वो वाटर जो है वो कॉन्टिन्यूस फेस होगा। तो इसका मतलब ये है कि selection of emulsifying agent is very important to get the desired emulsion। दूसरी बात यह है, कभी कभी हमें अपनी मर्जी का इमल्जन नहीं मिलता किसी एक इमल्सिफाइंग एजेंट को इस्तेमाल करने से। किसी एक इमल्सिफाइंग एजेंट को इस्तेमाल करने से हम फिर क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा इमल्सिफाइंग एजेंट जो है ना उनको मिक्स करके इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि उनसे हमें अपनी मर्जी का मिल जाए इमल्जन। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, ये था इमल्सिफाइंग पावर ऑफ सर्फेक्टेंट्स के ऊपर एक छोटा सा आइडिया। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि क्या ये, इसको सबसे पहले किसने इजाद किया था, ये इमल्सिफाइंग पावर को इजाद किया बाय ग्रिफिन। ग्रिफिन ने इसको डिस्कवर किया था। यानी हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस, हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस, इधर ये वाई नहीं होगा, आई थिंक इसमें आई आता है, ठीक, फिर भी आप लोग चेक करें। हाइड्रोफाइल लिपोफाइल बैलेंस HLB to get desired type of emulsion। आप अपने मर्जी का emulsion लेके नहीं, we use blend of HLB values, यानी हम मुख्तलिफ HLB वैल्यूज वाले सर्फेक्टेंट्स लेते हैं। अब ये देखना, ऑयल सलूबल, जिसकी HLB वैल्यूज कम है, वो बार बार रिपीट हो रही है, जिसकी HLB वैल्यूज कम है, लू है, वो ऑयल सलूबल है। और ऑयल सलूबल से आपको देगा वाटर इन ऑयल। अब जो वाटर सलूबल होते हैं उसकी HLB हाई होगी और ये आपको देगा ऑयल इन वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल को जरा चेक कर ले। एग्जाम्पल एक है सॉर्बिटन मोनोओलिएट। ये एमल्सिफाइंग एजेंट में सॉर्बिटन बहुत मशहूर है। सॉर्बिटन सॉर्बिटन, तो इसके साथ बहुत सारे नाम, सॉर्बिटन के बाद बहुत सारे मुख्तलिफ नाम आ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना याद हो कि सॉर्बिटन क्या है तो बाकी नाम आपको खुद वो आ जाए। यानी एटलीस्ट एग्जाम में अगर ये सॉर्बिटन आ जाता है तो पता चले कि ये एक इमल्सिफाइंग एजेंट है। सॉर्बिटन मोनोओलिएट का जो वैल्यू है वो है 4.3।
इसकी जो वैल्यू है 4.3 इसकी वैल्यू है, तो बहुत कम है। हालांकि ये 20, एक जगह पर ये 20 तक है और दूसरी जगह पर 40 तक HLB वैल्यूज आती है। तो 40 के मुकाबले में अगर 4.3 देखा जाए तो बहुत कम है ये वैल्यू। लिहाजा ये एक ऑयल इन वाटर, सॉरी वाटर इन ऑयल आपको इमल्जन देगा, बहुत कम है। दूसरा जरा देखो, पॉलीऑक्सी पॉलीऑक्सी इथाइलिन, पॉलीऑक्सी इथाइलिन। ये जो पॉलीऑक्सी आ जाता है, पॉलीऑक्सी अक्सर आप देखोगे ये चार्ज प्रोवाइड करने वाला होता है, ठीक है। अब वही इसमें भी सॉर्बिटॉन लिखता है, पॉलीऑक्सी सॉर्बिटॉन मोनोओलिएट। ये वही सॉर्बिटॉन है जिसका 4.3 था, लेकिन अब इसके साथ एक और चीज ऐड किया हुआ है। क्या चीज ऐड की? ये जो पॉलीऑक्सी इथाइलिन, बहुत सारे इथाइलिन ऑक्सीजन का जो ग्रुप्स है वो सॉर्बिटॉन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब देखो इसकी इसकी HLB वैल्यूज 10 से 15 हो जाती हैं, 10 से 15 हो जाती है। तो नाउ चूंकि ये वैल्यू काफी बड़ी है, तो ये आपको ऑयल इन वाटर देगा। ये कोई एक एग्जांपल हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब यहाँ से आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग ऑयल इन वाटर इमर्जन लेना चाहते हैं जिसमें वाटर आपका कंटिन्यूअस फेज हो, उसके लिए आप लोग कोशिश करिए कि 8 से लेकर 18 के दरमियान आपका वो हो, सरफेस एक्टिव एजेंट्स की HLB वैल्यूज हो। HLB वैल्यूज अगर आप इतना रखोगे तो आपको ऑयल वाटर मिलेगा। वाटर इन ऑयल के लिए आप HLB वैल्यूज ले सकते हैं 3 to 6, 3 और 6 के दरमियान आप ये ले ले तो आपको वो HLB मिलेगी। फॉर ऑयल इन वाटर मतलब ये एक कौन सा इमल्जन है जिसमें वाटर आपका कॉन्टिन्यूस फेज है, जिसमें ऑयल के कतरे हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है ऑयल, अगर ऑयल ऊपर है तो उसका मतलब ऑयल के कतरे हैं, अगर वाटर ऊपर है तो उसका मतलब वाटर के कतरे हैं। द ऑयल वाटर फॉर ऑयल वाटर द मोर पोलर द ऑयल द मोर द मोलर मस्ट बी द इमल्जेंट। अब ये एक आइडिया दिया हुआ है कि ऑयल जितना ज्यादा पोलर होगा उसके लिए आपका इमल्जेंट भी पोलर होना चाहिए। मतलब जस्ट ये बुक से एक पॉइंट मुझे मिला, मैंने आप लोगों के लिए सच उठा लिया। जब आप इमल्जन बनाते हैं तो आप ऑयल को भी देखें कि ऑयल ज्यादा पोलर है, कम पोलर है, कैसा है। तो उसका ऑयल को देखो, अगर ऑयल पोलर है तो आप उसके अंदर इमल्जेंट जब डालोगे तो उसको भी आपने ज्यादा पोलर रखना है, ये पॉइंट था। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, क्रीम्स एंड लोशंस, इस पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पर ऑलरेडी पूरा लेक्चर हम दे चुके हैं। क्रीम में लोशन आल्सो यूज इमल्जन, ठीक है, ये एक रिपीट हो गई ये बात कि क्रीम में भी इमल्जन यूज होता है और इमल्जन लोशंस के अंदर भी इमल्जन यूज होता है। अब ये क्या लिखा है, मोर पोलर ग्रुप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स बिटवीन वाटर एंड ऑयल कॉज द कर्व टू सराउंड ऑयल मेकिंग। अच्छा ये एक मैं आप उसको बताता हूँ ये क्या है। सपोज एक तरफ जो है आपका ऑयल पड़ा हुआ है और एक तरफ आपका वाटर पड़ा हुआ है। इनके बीच इनके बीच अभी आपस में ऑयल और वाटर आपस में मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, इंटरफेशियल स्पेस है, इंटरफेशियल एरिया है इनके अंदर। अब हम करते क्या है कि जब आप सर्फेक्टेंट यूज कर लेते हैं, सपोज मैं यहाँ पर कोई सर्फेक्टेंट्स लाता हूँ, ये कोई सर्फेक्टेंट्स है लाइक दिस। इस सर्फेक्टेंट्स का मैं जस्ट निशानी के तौर पर गोल दायरा लिखकर उसको दो टांग दे देता हूँ कि ये सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं। अब मैंने क्या किया, ऑयल और वाटर के दरमियान मैंने सरफेस एक्टिव एजेंट इस्तेमाल किया। अब अभी तक ऑयल का ड्रॉपलेट नहीं है और वाटर का ड्रॉपलेट नहीं है। अब देखो किसी एक ने ड्रॉपलेट बनना है, किसी एक ने ड्रॉपलेट बनना है, दूसरा कॉन्टिन्यूस फेज हो जाएगा। फिलहाल कोई कॉन्टिन्यूस फेज नहीं है, कोई इंटरनल फेज नहीं है।
आपका जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये कमाल का तरीका करके एक को ड्रॉपलेट बनाएगा, दूसरे को कॉन्टिन्यूअस फेज बनाएगा। तो मैं आपको अभी बताता हूं कि अ, अगर सरफेस एक्टिव एजेंट्स का जो पोलर ग्रुप्स है, सपोज ये जिसका पोलर साइड है, मैं अगर एक एक सरफेस एक्टिव एजेंट्स अगर मैं लिख दूं, तो ये वाला जो इसका हेड है ना, ये पोलर साइड है और ये उसका नॉन पोलर साइड है। अगर दो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हो और दोनों पर चार्ज हो, पोलर साइड हो, तो इसका पोलर साइड और इसका पोलर साइड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मैं ये इस तरह मैं इधर तीर का निशान डाल के ना ये लिखता हूँ, रिपेल, REP, रिपेल करेंगे। कैसे रिपेल करेंगे अभी जरा देखना। अगर तो इनका पोलर ग्रुप्स रिपेल करे, अगर पोलर ग्रुप्स रिपेल करे, तो फिर जरा चेक करना कि किस तरह से ये सरफेक्टेंट्स मॉलिक्यूल जो है ये एक दूसरे को बना लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं उनके आसपास। वो जरा इस तरह से ये आ जाएगा, 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 लाइक दिस। वो जो सरफेक्टेंट्स थे उसने अपने आप को बेंड कर दिया, यानी मैं इस तरह लाइन अगर लिखूंगा ना तो आपको समझ आ जाएगा कि सरफेक्टेंट्स ने अपने आप को किस चीज के ऊपर बेंड कर दिया। ऑयल के आसपास उन्होंने अपने आप को बेंड कर दिया। जब ऑयल के आसपास अपने को बेंड कर दिया तो ऑयल खतरा बन जाएगा, बाकी जो पानी है वो सारा का सारा कॉन्टिन्यूस फेज बनेगा। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि शर्त क्या होनी चाहिए, कि रिपल्जन होनी चाहिए बिटवीन द पोलर हेड्स ऑफ द सरफेक्टेंट्स, रिपल्जन का होना था, ठीक है। पोलर ग्रुप्स के दरमियान रिपल्जन था। अगर अभी 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 मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ। अच्छा, अभी देखना, बल्कि बैठाने की जरूरत नहीं है, वो जो बड़ा डायग्राम मैंने लिखा हुआ है इधर, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से फिर एक और चीज बताता हूँ इधर तक। फिर से मैं कोई पोलर कोई सरफेस एक्टिव एजेंट्स लिख रहा हूँ। अब आपको पता है कि एक उसका हेड है, पोलर है, और बाकी टेल है, उसकी दो टांगे हैं। टांगे जो है वो नॉन पोलर पार्ट है। अभी देखो, अगर मैं इनके टांगों के बीच में से लाइनें ड्रॉ कर दूं, कि यहां से मैं लाइनें ड्रॉ कर दूं, कि अगर इनकी रिपल्जन यहां पर हो जाए, तो फिर, और यहाँ पर रिपल्जन बहुत कम हो पोलर ग्रुप्स के अंदर। पोलर ग्रुप का आपने क्या किया, ये जो पोलर ग्रुप है इसको आपने या तो न्यूट्रलाइज किया हुआ है, कि इनके चार्ज को आपने न्यूट्रलाइज किया हुआ है, कोई डाइवेलेंट आयन आपने डाल दिया वगैरह, कुछ आपने इसके साथ किया हुआ है, कि अब इसकी रिपल्जन कम है, बहुत कम है, बहुत कम रिपल्जन है, बहुत कम रिपल्जन है इनके पोलर हेड्स के दरमियान। लेकिन जो 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 के टेल्स है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, उनके अंदर रिपल्जन बहुत ज्यादा है। तो फिर ये कुछ इस तरह का वो शो करेगा। अभी इसके हेड एक दूसरे के करीब होंगे, लेकिन उसके जो टेल होंगे वो एक दूसरे से दूर होंगे। तो अब ये क्या करेगा, ये पानी के आसपास अपने आप को बेंड कर देगा। वाटर, वाटर, इधर मैं W लिख लेता हूं। तो सरफेस एक्टिव एजेंट अपने आप को बेंड करेगा या तो पानी के आसपास, पानी का एक छोटा सा कतरे के आसपास, या ऑयल के कतरे के आसपास। वो डिपेंड करता है इनके नेचर पर, कि सरफेस एक्टिव एजेंट का नेचर किस तरह से है। उसमें पोलर ग्रुप्स बहुत ज्यादा रिपल्जन कर रहे हैं या नॉन पोलर ग्रुप ज्यादा रिपल्जन कर रहे हैं। तो जी बेंडिंग की तरफ से बात आ रही, ठीक है। अभी देख लो, अगर मैं ऑयल लिख दूं, अगर उस पोलर ग्रुप के, अगर सरफेस एक्टिव एजेंट्स के अंदर पोलर ग्रुप्स के अंदर मौजूद है और पोलर ग्रुप्स में बहुत ज्यादा रिपल्जन है, तो ये देखो वो जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो पानी के आसपास अपने को बेंड कर देगा, ठीक है।
पानी के आसपास अपने बैंड कर देगा। और वाटर के आसपास अपने को कैसे बैंड कर देगा? अगर उसके अंदर नॉन पोलर ग्रुप्स की रिपल्शन ज्यादा हो, तो फिर यही जो सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, ये बेंड करेंगे, किसके आसपास बेंड करेंगे? वाटर के आसपास बेंड करेंगे। जाहिर है ऊपर आगे भी एक कतरे की शक्ल में उसके ऊपर आसपास बना के वाटर को भी क्लोज कर देगा, और यहाँ पर ये ऑयल को भी क्लोज करेगा। दोनों एट अ टाइम में नहीं हो सकता, कोई एक होगा। जब आप इमल्जन बनाएंगे, या तो ऑयल इंटरनल फेस हो जाएगा, या वाटर इंटरनल फेस हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि अब हमारे कंट्रोल में आ गया है कि हम अपनी मर्जी का कोई इमल्जन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने ये उठाया था बेंटले के बुक से। बेंटले, यस। अब ये देखो, ये वही बात है फिर, लेस पोलर ग्रुप्स। अब बात आ गई लेस पोलर ग्रुप, पोलर ग्रुप बहुत कम है, या फिर चार्ज इसकी न्यूट्रलाइज हो गई है, न्यूट्रल कर दिया उसके चार्ज को। तो पोलर ग्रुप के अंदर तो अभी वो रिपल्जन बहुत कम हो जाएगी। पोलर ग्रुप्स की रिपल्जन कम होने से किसको मौका मिलेगा? ऑयल को मौका मिलेगा। तो ऑयल आपका फिर कॉन्टिन्यूस फेज हो जाएगा। कॉज द लेयर टू कर्व अराउंड वाटर, ये देखो वही बात है कि वो लेयर वाटर के आसपास कर्व करेंगी, मेकिंग व्हाट? वाटर इन ऑयल इमल्जन। ये बात आपने देख ली। ठीक है, अब ये इन्वर्जन क्या है? इसी चीज के साथ रिलेटेड है कि अगर आपके पास पहले से कोई इमल्जन था, वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल इमल्जन था, और आपका ये अनस्टेबल होकर के ऑयल इन वाटर हो गया, और ये पॉसिबल है, हो सकता है कि पहले ऑयल कॉन्टिन्यूस फेज था, अब वाटर कॉन्टिन्यूस फेज है। इसका मतलब ये है कि आप एक इमल्सिफाइंग एजेंट को इस्तेमाल करके ऐसा कर सकते हैं। आपको पता है कि अगर मैं एक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करूं, तो वहां से मुझे वाटर इन ऑयल मिलेगा। और आप ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मैं वो कोई दूसरा इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करूं, तो उससे वाटर इन ऑयल इमल्जन कन्वर्ट हो सकता है ऑयल इन वाटर में। अब हमें पता चल गया कि ये कमाल इमल्सिफाइंग एजेंट के अंदर है। इमल्सिफाइंग एजेंट को के साथ छेड़छाड़ करके हम इनको कन्वर्ट इन्वर्ट कर सकते हैं, किसी इमल्जन के एक टाइप को दूसरे टाइप में। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब उल्टा होना, इनवर्ट। इनवर्ट, अगर वो W अपॉन वाटर, वाटर इन ऑयल है, तो ये ऑयल इन वाटर हो जाएगा। अगर वो ऑयल इन वाटर है, तो ये वाटर इन ऑयल हो जाएगा। ये हो inversion। अब आते हैं बात स्टेबिलिटी ऑफ इमल्जन की। काफी कुछ पॉइंट्स आपने सरफेस एक्टिव एजेंट के बारे में पढ़े। अब स्टेबिलिटी की तरफ आ जाते हैं। इमल्जन मैंने आपसे कहा था कि ये अनस्टेबल है, तो लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। मतलब इसके साथ ख्वारी करनी पड़ेगी कि ये स्टेबल रहे, अदरवाइज खराब हो जाएगा। तो इनमें से उन्होंने सबसे पहले क्या लफ्ज लिखा है? ब्रेकिंग। ब्रेकिंग। और आगे क्या लिखा हुआ है? ग्लोब्यूल कोलेस। कोलेस का मतलब ये है एक दूसरे के साथ मिल जाना। ये जो कतरे हैं, कतरे एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, इस तरह मिल जाते हैं कि एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो जाते हैं। कतरा ऐसा भी हो सकता है कि दो कतरे हैं, दूर दूर है, और आगे जाकर ये दो कतरे सिर्फ एक दूसरे के साथ करीब करीब आ जाए, एक ये भी हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि ये जो दो कतरे हैं, ये दोनों कतरे आपस में इस तरह मिल जाए कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्यूज हो जाए, बिल्कुल फ्यूज हो जाए, फ्यूज। तो ये कोलेस, ग्लोब्यूल कोलेस का मतलब ये है, कोलेस, कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, मतलब इसे बड़ा वो बन जाएगा। टू फॉर्म अ लार्ज ग्लोब्यूल, जाहिर है इससे यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था कि एक लार्ज ग्लोब्यूल बनेगा, एंड इवेंचुअली सेपरेट, और वो बिल्कुल अलग हो जाएगी। यानी ऑयल एक तरफ हो जाएगा, ऑयल एक तरफ हो जाएगा, वाटर दूसरी तरफ हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर सेपरेशन हो जाएगी, ऑयल अलग, वाटर अलग। पहले तो वो इमल्सिफाई हुआ था, अब ये अलग हो जाएंगे, कंप्लीट इनटू अनदर लेयर। तो ये एक दूसरी लेयर में कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका प्रोसेस है, ये दिस इज व्हाट, दिस इज ब्रेकिंग। तो आपको इमल्जन के बारे में एक अनस्टेबिलिटी का तो यहाँ पर आपको समझ आ गया कि इमल्जन ब्रेक हो सकता है, ब्रेक या कोलेस हो सकता है। ये आपका एक पॉइंट था।
अब क्रीमिंग एक दूसरा मसला है। क्रीमिंग, ये भी दो बुक से मैं ला रहा हूँ। क्रीमिंग शायद दोबारा रिपीट भी हो जाए, एक बुक से आ जाए दूसरा। क्रीमिंग में कहता है कि ग्लोब्यूल्स कलेक्ट हो जाएंगे सरफेस पर। एक बुक से मुझे मिला कि ग्लोब्यूल्स एक दूसरे के साथ मिल तो जाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं मिलेंगे, बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगे, बस थोड़े थोड़े से मिल जाएंगे और ऊपर की तरफ चले जाएंगे। यानी ये आपका इमल्जन है। इसमें आपका ये कॉन्टिन्यूस फेज है, सपोज, ये तो मैं इसको नहीं लिख रहा, कॉन्टिन्यूस फेज है। इसके अंदर जो ग्लोब्यूल्स है, ये एक ग्लोब्यूल है, दूसरा ग्लोब्यूल है, ये पहले ये ग्लोब्यूल सारे के सारे बड़े अच्छे तरीके से डिस्पर्स हुए थे। तो क्या होगा कि कुछ देर के बाद ये ग्लोब्यूल्स ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, यहाँ से ऊपर आ जाएंगे। तो ग्लोब्यूल जो इंटरनल फेज है, वो एक्सटर्नल फेज को छोड़, अब ये एक्सटर्नल फेज है, मैं ये दायरे में बिठा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि वो जो ड्रॉपलेट थे पहले वो डिस्पर्स हुए थे, अब ये ऊपर गए, ऊपर जाके जैसे मक्खन, आप दही से मक्खन अलग करते तो मक्खन जैसे दही के ऊपर आ जाता है। इसी तरह ये वाले जो ग्लोब्यूल है ये फ्यूज नहीं हुए, लेकिन ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के साथ करीब आ गए हैं। तो ऐसे केस में इसको क्रीमिंग बोला जाता है। ये ऊपर उनका बैठ या इसलिए कि ऊपर। लेकिन दूसरा बुक जो दूसरी बुक में जो था उसमें मैंने कहा था कि देखा था कि ऊपर भी हो सकता है क्रीमिंग, ऊपर भी जा सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, ये नीचे भी बैठ सकते हैं। तो फिर मैंने देखा कि क्यों, उसका जवाब है डेंसिटी। जो चीज वजनी होगा वो नीचे बैठेगा। अगर अगर आपका इंटरनल फेज वजनी है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो क्रीमिंग के वक्त वो नीचे बैठ जाएगा, बात खत्म। और अगर आपका इंटरनल फेज, बात इंटरनल फेज की ही करेंगे, अगर आपका क्योंकि क्रीमिंग में इंटरनल फेज नहीं क्रीम होना है, एक्सटर्नल फेज नहीं होना है। अगर आपका इंटरनल फेज की डेंसिटी कम है एक्सटर्नल फेज से, तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अब आपको समझ आया कि क्रीमिंग में इंटरनल फेज ऊपर की तरफ भी जाके जमा हो सकता है और नीचे भी जमा हो सकता है। इसकी मेन वजह क्या है? डेंसिटी डिफरेंस। इंटरनल फेस की डेंसिटी और एक्सटर्नल फेस की डेंसिटी में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये कि इसका इलाज भी मुमकिन है। अगर इस डिफरेंस को हम कम कर देंगे, दोनों की डेंसिटी की डिफरेंस को कम कर देंगे, तो इसका इलाज हो सकता है, क्रीमिंग फिर नहीं होगी। अच्छा, ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेस, ये पॉइंट क्लियर हो गया। क्रीमिंग कैन बी रिवर्स्ड। आप क्रीमिंग को रिवर्स कर सकते हैं बाय एजिटेशन। क्रीमिंग, अगर अगर आपकी मर्जी में क्रीमिंग आ गई है तो नॉट अ बिग इशू। खाली इसको क्या कर देते हैं, एजिटेट कर दो, शेक कर दो, वापस हो जाएगा, शेकिंग हो जाए। बट ब्रेकिंग में जरा देखो। ब्रेकिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें पार्टिकल्स फ्यूज हो जाते हैं। ब्रेकिंग में बिल्कुल फ्यूज होते हैं, वो सेपरेशन हो जाती है, वो शेकिंग से नहीं होता। तो आपने याद रखना है कि जो क्रीमिंग होती है, क्रीमिंग में तो पार्टिकल्स फ्यूज नहीं होते, सिर्फ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, आप शेक करो तो वो हो जाएंगे। तो क्रीमिंग क्रीमिंग को रिवर्स किया जा सकता है, ब्रेकिंग को रिवर्स नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी इजिली रिवर्स, इसका मतलब एक बहुत ज्यादा ख्वारी मांगता है। तो कैन नॉट बी इजिली रिवर्स, इसका बड़ा अच्छा है। अच्छा, अब जरा इसका इलाज देखो ना, सोल्यूशन जरा देखो, तो मैंने नीचे लिखा भी है कि आप क्या क्या कर सकते हैं क्रीमिंग से बचाने के लिए। आप भाई ग्लोब्यूल साइज को छोटा बना दो। अक्सर आपका ग्लोबल साइज बहुत बड़ा रखोगे तो फिर तो मसला बनेगा, क्रीमिंग की चांसेस हैं। क्रीमिंग से बचने के लिए ग्लोबल साइज को छोटा रख दो, नंबर वन। नंबर दो, डेंसिटी डिफरेंस, आपको पता है कि डेंसिटी डिफरेंस है, इंटरनल फेस और एक्सटर्नल फेस के डेंसिटी में डिफरेंस है। तो आप उसके डेंसिटी डिफरेंस को छोटा रखो, या कुछ और चीजें डाल दो ताकि उनकी डेंसिटी में फर्क कम आ जाए, कम से कम फर्क आ जाए। तो ये डेंसिटी डिफरेंस को आप कम कर दो, साइज को कम कर दो, डेंसिटी डिफरेंस को कम कर दो, लेकिन विस्कोसिटी को ज्यादा कर दो। एक्सटर्नल फेस की जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन है, उसको ज्यादा करने से भी आपका इमल्जन स्टेबलाइज हो जाएगा। ये आगे जो कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट हम आपको बताएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है
अब वो लेयर के बजाय, लेयर जो मैंने बोला तो लेयर बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं। उसके अलावा ऐसे एमल्सिफाइंग एजेंट्स, ऐसे एजेंट्स जो अपने आप को बतौर सरफेस एक्टिव एजेंट तो इस्तेमाल नहीं करते। सरफेस एक्टिव एजेंट मतलब वो जो इंटरफेशियल एनर्जी उसको कम नहीं करते, उसके साथ उसका कोई काम नहीं है। ये क्या करते हैं, ये उस इमल्जन के अंदर जो गाढ़ापन लाते हैं, गाढ़ापन लाते हैं ताकि उसके अंदर ड्रॉपलेट्स इधर उधर भागने की कोशिश ना करे, एक ही जगह पे रहें और फ्यूज ना हो जाए। तो ऐसे चीज को बोलते हैं ऑक्सिलरी एजेंट्स। ऑक्सिलरी एजेंट्स यानी डायरेक्टली तो इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं है, लेकिन इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ हेल्प जरूर करते हैं इमल्जन को बनाने में। ठीक है, तो ये विस्कोसिटी ऑफ द एक्सटर्नल फेस को अगर आप बढ़ाओगे उससे भी होगा। अच्छा ये बात आपने सस्पेंशन में भी देखी। सस्पेंशन में भी यही मसला था कि पार्टिकल्स, उधर तो ग्लोब्यूल को लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, उधर पार्टिकल्स ये था कि एक दूसरे के साथ करीब आके वापस बैठ सकते थे, केक बना सकते थे, लूज केक या हार्ड केक बना लेते थे। तो उधर भी आप लोग क्या करते थे, आप लोगों ने सॉल्वेंट को गाढ़ा कर दिया था, उसकी डेंसिटी को बढ़ाई थी। तो बिल्कुल इस उसकी विस्कोसिटी को अपनी बढ़ाई थी। यहाँ पर भी आप इसकी विस्कोसिटी बढ़ा सकते हैं, गाढ़ापन बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका इशू ना रहे क्रीमिंग के लिए। अब ये ब्रेकिंग आपने एक बार तो पढ़ा था, ये दूसरी बार फिर से आ रहा है ब्रेकिंग। आप ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। इसका इलाज क्या है, ब्रेकिंग सोल्यूशन क्या क्या करने से। अच्छा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, टेम्परेचर को कभी आप एक इमर्जन है उसका टेम्परेचर को कभी आपने 0 कर दिया, कभी आपने 25 30 कर दिया, कभी 40 कर दिया, तो आप इसकी फ्लक्चुएशन ना कर दे। टेम्परेचर को अगर चेंज हो जाए तो प्रॉब हो सकता है कि ब्रेक हो जाए, आपका ऑयल वाटर बन जाए कंटिन्यूस फेज में, या अगर वाटर है तो वो ऑयल बनेगा। तो ये हो सकता है अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया। टेम्परेचर चेंज नहीं करना है आपने, ठीक है। इसकी वजह ये है कि आपने एक सरफेस एक्टिव एजेंट यूज किया हुआ है, सरफेस एक्टिव एजेंट आपने यूज किया हुआ है, वो एक टेम्परेचर पे तो सोलुबल था। हाँ, सरफेस एक्टिव, आपका सरफेस एक्टिव आपने टेम्परेचर चेंज किया था, उससे वही सरफेस एक्टिव एजेंट्स की सोलबिलिटी पे फर्क पड़ती है। वही सरफेस एक्टिव एजेंट की सोलबिलिटी या तो बहुत ज्यादा सोलबल हो गया या लेस सोलबल हो गया। तो इससे क्या होगा कि इमल्शन इन्वर्ट हो सकता है, ऑयल वाटर से वाटर वाल पे हो सकता है। तो आप लोग ये काम ना करें, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन ना करें, टेम्परेचर की तब्दीली ना करें, चेंज ना करो टेम्परेचर को। दूसरा, फॉर ऑयल इन वाटर, वाटर में भी एवोपोरेट। अब ये एक इश्यू है, ये एक प्रॉब्लम है। ऑयल इन वाटर के केस में अगर आपका पानी एवापोरेट हो जाए इमल्जन का, तो क्या बचेगा, ऑयल बच जाएगा। ऑयल बच जाएगा तो ऑयल को हवा लगेगी, ऑक्सीजन, एयर, मैंने यहाँ पर एयर लिख दिया ना, एयर मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके ऑयल को लग जाएगा। पहले ऑयल छुपा हुआ था एक्सटर्नल फेज के अंदर, अब वाटर एवोपोरेट हो गया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फेज एवोपोरेट हो गया, ऑयल बच गया। तो ऑयल तो हवा के कांटेक्ट में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑयल खराब हो जाएंगे, इसकी बदबू आएगी, फलाना फलाना, वो रेंसिडिटी वगैरह जिससे आपने नाम सुना था वो आ जाएगी। अब ऑयल में टेक्स प्लेस। इसका इलाज क्या है, इसका अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन इसका ये है कि आप कंटेनर ले लो, वेल क्लोज, अच्छी तरह से बंद कंटेनर ले लो ताकि उधर से पानी ना निकले। ये इसका इलाज है। अभी कहते हैं कूलिंग टू जीरो, कूलिंग टू जीरो और नियर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप उसको ठंडा कर दो, बिल्कुल बर्फ बना देते हैं। ऑल्सो डिक्रीज द स्टेबिलिटी, कहते हैं अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा करोगे तो उसमें पानी के क्रिस्टल बन जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा, और उसकी बिल्कुल चाकू की तरह छोटे छोटे से क्रिस्टल बन जाएंगे पानी के, जो बहुत ज्यादा नोकीले होंगे। वो आपकी इमल्जन के अंदर जो लेयर बनाया हुआ होता है इमल्सिफाइंग एजेंट्स ने, जो लेयर बनाया था हिफाजती लेयर, जिसने गुलाबील बनाया था, उस लेयर को तोड़ देगा। लेयर को तोड़ देगा तो आपका इमल्जन खराब हो जाएगा। यही लिखा हुआ था, आइस क्रिस्टल्स उसका नाम दिया, आइस क्रिस्टल्स। पानी जब जम जाएगा इमल्जन के अंदर तो पानी के बर्फ तो बनेंगे, लेकिन वो बर्फ में अपनी तरफ से को चाकू बोलते हैं, बिल्कुल चाकू की तरह क्रिस्टल बन जाएंगे, वो तोड़ देंगे आपके जो लेयर्स है उसको तोड़ देंगे।
द इंटरफिशियल फिल्म लीडिंग टू द ब्रेकिंग, तो इससे भी ब्रेकिंग हो सकता है। इसका मतलब ब्रेकिंग से बचने के लिए टेम्परेचर का भी बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, कंटेनर को भी क्लोज करना पड़ता है, और साथ साथ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का भी ख्याल करना पड़ता है। ह्यूमेक्टेंट, ह्यूमेक्टेंट ये डाला जाता है, ये समझ लीजिए कि ये फिफ्थ चीज है जिसे हम लोग इमल्जन में डालते हैं। इमल्जन में आपने पहले तीन का नाम सुना था, पहले आपने दो का नाम सुना था, आपने एक तीसरी चीज डाली थी, फिर आपने तीन का नाम सुना तो एक फोर्थ चीज आपने डाली थी, अब ये फिफ्थ है ह्यूमेक्टेंट, आप ये भी डालते हैं। अगर आपको डर है कि यार इमल्जन मेरा जो है वो ऑयल इन वाटर है, वाटर अगर एवोपोरेट हो रहा है, तो फिर आप उसके अंदर ह्यूमेक्टेंट इस्तेमाल करें। ह्यूमेक्टेंट ऐसे चीज को बोलते हैं जो पानी को एवोपोरेट नहीं होने देता, is used to protect loss of water from the oil in water cream। खासकर क्रीम जो हमारे पास होते हैं, क्रीम आपका इमल्जन है, ऑयल इन वाटर क्रीम है। ऑयल इन वाटर क्रीम के बारे में आपको मैंने ये बताया होगा कि ऑयल इन वाटर क्रीम वॉशेबल होता है, वो आप हाथ पे डाल देते हैं और पानी से वॉश करो, चला जाएगा, वॉशिंग से खुद ब खुद साफ हो जाएगा। लेकिन जो क्रीम वाटर इन ऑयल है, ये वॉशेबल नहीं होता, ये पानी से वॉश नहीं होता, फिर भी इसके ऊपर वो आ, जो ऑयली पन है वो फिर भी उसके ऊपर रहेगा। तो एग्जाम्पल क्या है ह्यूमेक्टेंट का? ग्लिसरीन, या ग्लिसरीन डाल देते हैं या सॉर्बिटोल डाल देते हैं। तो अगर आपको किसी क्रीम के अंदर ग्लिसरीन या सॉर्बिटोल नजर आ जाए, तो उसका मतलब ये होगा, ये हो सकता है कि उसने इसको बतौर ह्यूमेक्टेंट इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, और क्या मसला हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, बैक्टीरिया उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। वजह क्या है? खासकर आपका जो एमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, ये एकेशिया, गम वगैरह कार्बोहाइड्रेट्स वाले, वो बैक्टीरिया को बहुत पसंद होते हैं, बैक्टीरिया उसके अंदर बच्चे भी दे सकते हैं। तो अगर आपका ऑयल इन वाटर कंटेनिंग गम्स है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन, इसमें खासकर ऐसे सरफेस एक्टिव एजेंट्स अगर आपने यूज किया हुआ है, तो फिर उसमें जरासीम लग सकते हैं। इसका इलाज क्या है? प्रिजर्वेटिव। अब देखो, ह्यूमेक्टेंट के बाद एक और लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं, सिक्स चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स जरासीम को ग्रोथ या फंगल ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए आप प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। तो ह्यूमेक्टेंट भी आपने डाल दिया, प्रिजर्वेटिव भी आपने डाल दिया, ये सारी चीजें आप डाल रहे हैं प्रिजर्वेटिव। जैसे बेंजोइक एसिड, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है, ठीक है? बेंजोइक एसिड एक प्रिजर्वेटिव है। क्लोरोफॉर्म भी आपने नाम याद रखना है, इसको हम लोग यहाँ पर थोड़े, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजो ये भी बेंजोइक एसिड है, पर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। तो ये भी आप एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। अब देखो, ये एक और स्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम है इमल्जन के अंदर। इमल्जन इंटरेक्टिंग विद मेडिकमेंट्स, आपको बताया गया था कि आपका इमल्जन या तो ऑयल इन वाटर होगा या वाटर इन ऑयल हो सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि हम लोग इसके अंदर मेडिकेमेंट्स भी डाल सकते हैं, मेडिकमेंट यानी दवाई भी आप डाल सकते हैं। इस ऑयल एंड वाटर इमल्जन के अंदर आप दवाई भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर वाटर ऑयल के अंदर में भी आप डाल सकते हैं, मेडिकेटेड क्रीम आप बना सकते हैं, ठीक है? तो इधर बहुत ख्याल करना पड़ता है। आपको पता है कि जो इमल्जन आपने बनाया हुआ है, उसके अंदर ऑयल है एक, उसके अंदर वाटर है दो, उसके अंदर सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं, तीन चीजें उसमें मौजूद है। अब आप इसके अंदर दवाई डाल रहे हैं, दवाई, कोई मेडिसिनल एजेंट डाल रहे हैं, कोई ड्रग डाल रहे हैं, तो ख्याल करना कि ड्रग उस ऑयल के साथ रिएक्ट ना करे। ऑयल के साथ अगर रिएक्ट करे तो ऑयल को खराब कर देगा, या ऑयल दवाई को खराब कर देगा, इसके साथ आपने देखना है। और ये भी देखना है कि दवाई पानी के साथ इंटरेक्ट ना करे, वाटर दवाई को खराब ना करे, ये देखना पड़ेगा आपको। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस वक्त एग्जाम्पल में भी मौजूद है, वो है दवाई आपका सरफेस एक्टिव एजेंट के साथ इंटरेक्ट ना करे। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, हमारे पास एक आयोनिक
इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं आयोनिक, जैसे सोडियम लाउराइल सल्फेट, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। सोडियम लाउराइल सल्फेट 12 कार्बन वाला, कार्बन 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 कार्बन, इधर SO4 होगा, उसके साथ सोडियम भी होगा, ठीक है, सोडियम भी होगा। तो सोडियम लाउराइल सल्फेट एक सरफेस एक्टिव एजेंट है, इमल्जेंट है, और उस पर माइनस का चार्ज है। आप लोगों ने याद रखना है कि कौन कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट पर प्लस का चार्ज है, किस पर माइनस का चार्ज है, किस पर चार्ज नहीं है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा नेचुरल नहीं है, ये सारी चीजें अपने याद करनी है। और आगे आ रहा है, एक स्लाइड आ जाएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये एक सरफेस एक्टिव, इसको ऐड किया नियोमाइसिन के साथ। नियोमाइसिन सल्फेट क्या है? नियोमाइसिन ये एक दवाई है, और इस पर भी चार्ज है नियोमाइसिन पर। अब खास करके अपोजिट चार्ज, अगर ये पर माइनस चार्ज है, दूसरे पर प्लस का चार्ज है, तो ये दो अपोजिटली चार्ज क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबल, ये नहीं चलते आपस में, नियोमाइसिन और सोडियम लाउराइड सल्फेट। तो आपको मजबूरन सरफेस एक्टिविजन को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज ऑफ द इमल्जेंट एंड द मेडिकमेंट। मेडिकमेंट और इमल्जेंट का अपोजिट चार्ज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम, इमल्जन खराब हो सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी एक इश्यू है। यानी इमल्जन बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। टेस्टिंग ऑफ द इमल्जन टाइप, वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी लवली टॉपिक। कि इमल्जन को टेस्ट कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये ऑयल वाटर है? पता तो नहीं चलेगा, डायरेक्ट देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन टेस्ट कर सकते हैं कि ये ऑयल वाटर या वाटर ऑयल है इंशाल्लाह। तो मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा इंशाल्लाह। पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। अभी भी हम लोग इमल्जन के अंदर हैं, इमल्जन के अंदर काफी कुछ और भी हमने पढ़ना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इमल्जन को हम लोग इन डेप्थ में इसकी एनालिसिस करेंगे, ताकि पूरे फार्मास्यूटिक्स में आपका हेल्प करे।